बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर होगा, टॉपिक है उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट देखें हम कि the total momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या है, और फिर इंटरैक्टिंग बॉडीज वो बॉडीज हैं जिनका इनमें से एक बॉडी जो है वो दूसरी पर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन हो सकता है, तो वो इंटरैक्टिंग बॉडीज हैं। अच्छा, इसमें जो टर्म यूज हुई है सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या है। तो सिस्टम क्या है, a system is a group of bodies within certain boundaries। और मैं इसको आसान करके आपको बता देता हूँ कि सिस्टम उन बॉडीज का एक ग्रुप है, एक गैदरिंग है जो सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक रूम में कुछ बॉडीज पड़ी हैं, ये उनका सिस्टम होगा। एक टेबल के ऊपर कुछ बिलियर्ड बॉल्स, टेनिस बॉल्स या स्नूकर की बॉल्स पड़ी हुई हैं, तो ये बॉल्स का सिस्टम होगा। और जो टेबल की हदूद होंगी, जो उसकी बाउंड्रीज होंगी, ये इसकी सर्टेन लिमिट्स हैं या बाउंड्रीज हैं। फिर देखिए, अगर गैस को किसी सिलेंडर के अंदर फिल्ड कर दिया जाए तो ये गैस मॉलिक्यूल्स का एक सिस्टम बनेगा। इसी तरह दो बॉडीज अगर आपस में टकरा जाती हैं, रोड के ऊपर दो गाड़ियां, तो ये इस प्रोसेस में दो टकराने वाली जो गाड़ियां हैं, ये इनका एक सिस्टम होगा। इसके बाद फिर आइसोलेटेड सिस्टम तो हो गया ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई फोर्स एक्ट ना करे, यानी सिस्टम में मौजूद बॉडीज, पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स का इंटरेक्शन कर सकें, लेकिन कोई बाहर से आकर फोर्स इस सिस्टम में से किसी भी पार्टिकल या किसी बॉडी पर एक्ट ना करे। ऐसा सिस्टम फिजिक्स के टर्म में होगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। जिस पर कोई सिस्टम से बाहर जो फोर्स है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम ऑफ गैस पार्टिकल्स एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आप ये कहेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो सिलेंडर के अंदर फील्ड हैं, जिस सिस्टम का टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कैसे। देखें, इस सिस्टम पर ना तो कोई बाहर से अट्रैक्शन या रिपल्शन आ रही है, बाहर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर सकती थी, लेकिन याद रखिए कि मॉलिक्यूल्स लेवल तक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी और बॉडी को शील्ड नहीं दी जा सकती, यानी किसी और बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं बचाया जा सकता। सिर्फ पार्टिकल्स लेवल की जो बॉडीज हैं, इन पर ग्रेविटी का इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है। नेक्स्ट, फिर इसकी और डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। बैलून एंड एयर इनसाइड इट फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो अप्रोक्सीमेशन में हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। हालांकि जो बैलून है वो वेटलेस नहीं है, वो पार्टिकल साइज का बॉडी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हम कह देंगे कि बैलून और इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स बहुत कम है, और वो हम उसको एज एन अप्रोक्सीमेशन
आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे। देखिए, बिफोर रिलीजिंग द बैलून के अंदर एयर भरी हुई है और उसको अभी रिलीज नहीं किया, वो बैलून और गैस मॉलिक्यूल्स जो कि उनकी मोशन को जीरो कंसीडर किया जाता है इन सेंस में, क्योंकि वो बैलून से बाहर कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे। अगर ये दोनों बॉडीज रेस्ट में है तो दोनों का अलग अलग मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम उस बॉडी का होता है जिसकी मास और वेलोसिटी हो। तो किसी भी बॉडी की मास जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो है तो देन मोमेंटम इज आल्सो जीरो। तो मतलब ये हुआ कि बैलून को रिलीज करने से पहले इस टोटल सिस्टम का मोमेंटम जो है वो जीरो होगा। सिस्टम क्या है इसमें? गैस मॉलिक्यूल्स जो और बैलून की जो अपनी बैलून है प्लास्टिक का बना हुआ, ये दो चीजों का सिस्टम है। द सिस्टम वाज एट रेस्ट एंड हेंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज जीरो। As soon as the balloon is set free, air escapes out of it with some velocity. Air coming off it possesses momentum. जब इसमें से एयर निकलेगी वो मोमेंटम ज़ाहिर है मूव करेगी, उसका मोमेंटम होगा और वो मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि टोटल मोमेंटम तो सेम ही रहना है, क्योंकि लॉ तो यही कहता है ना कि टोटल मोमेंटम रिमेन द सेम। तो बैलून को रिलीज करने से पहले मोमेंटम जीरो है तो उसको जीरो ही मेंटेन रहना चाहिए, जीरो ही रहना चाहिए। तो रिलीज करने के बाद का भी टोटल मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। अब जितनी एयर बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम लगा रही है उतना ही मोमेंटम बैलून पर लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम प्लस में ले लें तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों मोमेंटम वैल्यू में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। एक मोमेंटम प्लस में हो जाएगा और अगर एयर का मोमेंटम आप प्लस में लेते हैं जो उसमें से निकल रही है तो बैलून का जो मोमेंटम है वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह दोनों को प्लस और माइनस दोनों इक्वल वैल्यू तो उसका रिजल्ट जीरो बन जाएगा। टू कंजर्व द मोमेंटम बैलून मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट। अगर एयर के अपोजिट मूव ना करे तो फिर ज़ाहिर है टोटल मोमेंटम जीरो नहीं होना, तो ये अपोजिट मूव करता है, फिर दोनों मोमेंटम का रिजल्ट जो है वो जीरो बन जाता है। ये इसकी एक एग्जांपल होगी। इसके बाद ये एक और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जी आप फर्दर इसको एक्सप्लेन करने के लिए और इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हम एक और सिस्टम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ये देखिए, ये है सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स या टू बॉल्स कह लें। तो कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 एज शोन इन फिगर। ये है वो सिस्टम ऑफ टू स्फीयर जिनमें से एक का मैस m1 है और दूसरे स्फीयर का मैस है m2। तो एज एन अप्रोक्सीमेशन इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहा गया है, लेकिन ये भी हम बात क्लियर कर दूं, एज एन अप्रोक्सीमेशन ये आइसोलेटेड सिस्टम है। उसकी वजह ये है कि ये स्फीयर जो है इन पर फोर्स और ग्रेविटी तो लाजमी एक्ट कर रही है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट करेगी तो आइसोलेटेड नहीं होना, लेकिन अपने क्वेश्चन को डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए हमें बाज़ औक़ात कुछ अजम्पशंस कुछ अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए एज एन अप्रोक्सीमेशन ये सिस्टम हम आइसोलेटेड कंसीडर कर रहे हैं। दूसरी बात एक और चले आपके इंटरेस्ट के लिए बता दें कि इन बॉल्स ने रोल करते हुए फॉरवर्ड मूव करना है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी रोल करते हुए किसी सरफेस के ऊपर से गुजरे और उनकी इंटरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। ये भी एक और अप्रोक्सीमेशन है। ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब हम ये कहें कि इस पर ग्रेविटी जीरो है और ये बॉल्स रोल करने के बजाय बगैर रोल किए हुए फॉरवर्ड मूव कर रही है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। तो ये इसलिए फिर एज एन अप्रोक्सीमेशन ये सिस्टम हमें आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करना पड़ा है। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। पहली बॉल की वेलोसिटी u1 है, सेकंड बॉल की वेलोसिटी u1 है। वैसे बच्चों आपके सिलेबस में वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को vi लिया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को vf,
देखिए ये दो बॉडीज की वेलोसिटीज हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली u पहले आता है उसको इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर दिया है, और v बाद में आता है तो उसको फिर फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर लिया गया है। ये इस सेंस में है, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। और ये हुआ कि जो बैक में चलने वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी आगे चलने वाली बॉल से ग्रेटर है। तो अगर ये बॉल की वेलोसिटी सामने वाली बॉल से ज़्यादा है तो ये बॉल उसके साथ जाके टकराएगी, एक लाइन में जो मूव कर रही है। तो स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेज द स्फीयर ऑफ मास m2 एज दे मूव। तो यानी जो स्फीयर ऑफ मास m1 है वो m2 के करीब आ रहा है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो डेफिनेटली कुछ देर के बाद फिर इनका कोलिजन हो जाएगा, टकरा जाएंगी। अब सबसे पहले टकराने से पहले इनका इस पूरे सिस्टम का हम टोटल मोमेंटम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए ये दो बॉल्स या दो स्फीयर्स का सिस्टम है। इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा दोनों स्फीयर्स के मोमेंटम का सम, वो हो जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये पहली बॉल देखिए, इसकी मास m1 है और टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी u1 है। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 u1, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फिर दूसरी बॉल जिसकी मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द स्फीयर ऑफ मास m2 हो जाएगा m2 u2। So after some time, sphere of mass m1 hits the sphere of mass m2 with some force. So according to Newton's third law of motion, sphere of m2 exerts an equal but opposite reaction force on m1. So let their velocities become v1 and v2 respectively after the collision. अच्छा, ये इनकी कोलिजन हुई है। तो m1 ने पहले जाकर हिट किया था m2 को। तो m1 ने हिट करते हुए जो m2 पर फोर्स लगाई थी वो एक्शन फोर्स है। उस हिट की वजह से m2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद बढ़ जाएगी, और m1 जिसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है m2 को, तो इसलिए उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और दूसरी बात कि m1 ने m2 पर आगे की तरफ फोर्स लगाई थी, वो स्पीड अप होगी, बॉल स्फीयर जो स्पीड पकड़ लेगी। और m2 जो स्फीयर है उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दी m1 पर। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी m1 पर तो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह लेते हैं कोलिजन के बाद जो स्फीयर m1 था उसकी वेलोसिटी हो गई है v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई है v2। फिर कोलिजन के बाद इनके टोटल मोमेंटम मालूम कर लेते हैं। So after some time, sphere of mass m hits the sphere of mass m2 with some force according to Newton's third law of motion. Sphere of mass m2 exerts an equal but and opposite reaction force on m1. Let their velocities become v1 and v2 respectively after collision. तो इसके बाद देखिए कि ये कोलिजन के बाद ये स्फीयर है जिसकी मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका मोमेंटम हो जाएगा। कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है उसको हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ऑफ मास m1 वो इक्वल हो जाएगा m1 v1। फाइनल मोमेंटम ऑफ स्फीयर ऑफ मास m2 हो जाएगा m2 v2। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन या टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये कोलिजन के बाद पहले का मोमेंटम है जिसको हम इनिशियल मोमेंटम कह रहे हैं, और ये है कोलिजन के बाद का मोमेंटम जो कि फाइनल मोमेंटम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम
शुड रिमेन दी कांस्टेंट, यानी कोलिजन के बाद का मोमेंटम और कोलिजन के पहले का मोमेंटम इनको इक्वल रहना चाहिए, इनको बराबर रहना चाहिए. So according to law of conservation of momentum, total momentum of an isolated system remain the same. So therefore, total momentum before collision is equals to total momentum after collision. So m1 u1 plus m1 u1 plus m2 u2 इक्वल हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2. ये तो हुई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसके बाद कुछ आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये भी इसका लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा ही होगा, लेंथी क्वेश्चन है वैसे ये. तो पहली हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, वो है गन एंड बुलेट सिस्टम. तो देखिए जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो फायर करने से पहले गन रेस्ट में है, उसका मोमेंटम जीरो हो गया, बुलेट उसके अंदर रेस्ट में है, उसका मोमेंटम भी जीरो हो गया. तो इस सिस्टम में दोनों बॉडीज का मोमेंटम जीरो है, तो इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो जीरो हो जाएगा. इसके बाद जब बुलेट को फायर किया जाएगा, गन को फायर किया जाएगा, तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगी और फॉरवर्ड मूव करेगी तो उसकी मोमेंटम फॉरवर्ड होगा और उसके रिएक्शन में गन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होगी. तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली इस एप्लीकेशन में हमने गन की रिकॉइल्ड वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ बुलेट ऑफ मास m इन अ गन ऑफ मास m. तो यानी स्मॉल m है मास ऑफ बुलेट और कैपिटल M है मास ऑफ गन. बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो. As gun is fired, bullet moves forward with velocity small v, and as a reaction, gun is recoiled with velocity v. Recoil कहते हैं गन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका उसको लगता है, तो वो recoiled velocity है. According to law of conservation of momentum, total momentum of the gun and bullet will remain the same. So total momentum after fire will be equals to total momentum बिफोर फायर. आफ्टर फायर देखिए गन का मास m, उसकी वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा mv. और बुलेट का मास स्मॉल m से लिखा हुआ है, उसकी वेलोसिटी स्मॉल v है, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा mv. तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बन जाएगा m कैपिटल V प्लस m स्मॉल v स्मॉल. और बिफोर फायर दोनों का मोमेंटम जीरो था और इस सिस्टम का भी टोटल मोमेंटम जीरो होगा. mv प्लस mv इक्वल जीरो. ये स्मॉल mv वाली टर्म को राइट साइड में ले जाए, माइनस हो जाएगा. और फिर गन की वेलोसिटी निकालनी है, रिकॉइल्ड वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा माइनस m ओवर कैपिटल M इंटू v, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो ये है रिक्वायर्ड वेलोसिटी के लिए रिलेशन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ये फ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह ये है कि गन का आपके ज़हन में होगा कि मैं उसकी जो बुलेट के मुकाबले में गन की वेलोसिटी क्यों कम होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में. वजह ये है कि गन का मास ज़्यादा होता है बुलेट के मुकाबले में, तो इसलिए गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है. दूसरा इम्पोर्टेंट कि ये नेगेटिव साइन भी कुछ शो कर रहा है. ये वेलोसिटी वेक्टर है, राइट साइड वाली वेलोसिटी भी वेक्टर है, लेकिन इक्वालिटी के साथ अगर नेगेटिव साइन आ गया दरमियान में तो ये इंडिकेट करेगा कि गन और बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है. डेफिनेटली बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है, गन बैकवर्ड. इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये माइनस साइन आया है. इक्वेशन 1 गिव द रिक्वायर्ड वेलोसिटी v of gun. Negative sign indicate that velocity of the gun is opposite to the velocity of the bullet that is gun recoils. Recoil मतलब बता दिया था मैंने, बैकवर्ड डायरेक्शन में जिसको एक पल्स मिलती है, झटका मिलता है. Since mass of gun is much larger than the bullet, therefore recoil is much smaller than the velocity of the bullet. और इसकी एप्लीकेशन है मोशन ऑफ रॉकेट. तो ये रॉकेट या मिसाइल जो एयर में चलता है वो भी फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को.
तो rockets and jet engines also work on the same principle. Same principle कौन सा? Law of conservation of momentum. In these machines, hot gases produced by burning of fuel rush out with large momentum. Just like जो हमने शुरू में स्टार्ट में एक बैलून की एग्जांपल ली थी. Machines gain an equal and opposite momentum. This enable them to move with very high velocities. तो ये था आज का टॉपिक, कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद और मेरी दुआ है कि आपको इसकी समझ आए, आपको समझ आनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।